हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं गणित का सेकेंड यूनिट का नाम है संख्याएं। संख्याएं टॉपिक, एक बात आपको पहले से ही जान लेनी है कि ये टॉपिक आपके रीट के लिए भी महत्वपूर्ण है। आगे आपकी टीचिंग जो वैकेंसीज रहेगी मेन एग्जाम्स, उनमें भी महत्वपूर्ण योगदान इन टॉपिक्स का रहेगा संख्याओं को लेकर के, जिसमें हम विभिन्न प्रकार की संख्याओं के बारे में बात करेंगे। सम विषम संख्या, परिमेय अपरिमेय संख्या, पूर्णांक संख्या, बाकी सारी जो संख्याएं हैं सभी के बारे में कुछ कुछ बातें यहाँ पर अपने जो डीएलएड का सेकेंड ईयर का सिलेबस है इसमें मेंशन करी गई है। तो वो इस सेकेंड यूनिट के रूप में है जिनको हम इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। सेकंड यूनिट आपका 12 नंबर का यूनिट है। ये बात जान लीजिए कि 12 नंबर के क्वेश्चंस इस यूनिट से आएंगे। कोशिश करेंगे सभी महत्वपूर्ण टॉपिक्स को आपको इजी से इजी तरीके से समझा सकें ताकि कोई भी दिक्कत समस्या ना हो और ये 12 नंबर आपके यहाँ पर पूरे हो जाए। और साथ में ही एक बात और जाननी है कि इसको लेकर के अपना एक अलग वीडियो भी आने वाला है जिसमें रीट में किस लेवल के प्रश्न इस यूनिट से आते हैं, संख्याओं को लेकर के रीट में कैसे कैसे प्रश्न आपके आएंगे और बाकी सारी चीज़ें भी अपना डिस्कशन करेंगे कि वैकेंसी एग्जाम में इस यूनिट से आपके संख्याओं को लेकर के कैसे कैसे प्रश्न आते हैं। तो वो एक अलग वीडियो आएगा, तो उसके लिए चैनल सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन जरूर से ऑन करके रखें ताकि जैसे ही नया वीडियो आए रीट वैकेंसी के जो शॉर्ट नोट्स हैं उनको लेकर के, तो वो भी अपडेट्स आपके पास में पहुंचते रहे। शुरुआत अपन करते हैं प्राकृत संख्या को लेकर के, जो कि अपनी 1 से शुरू होती है। प्राकृत संख्या कहाँ से शुरू होती है? 1 से, और इसको नेचुरल नंबर कहते हैं। नॉर्मली इनको अपन गिनती के रूप में प्रयोग करते हैं। 1 से शुरू होती है। किसी भी वस्तुओं को गिनना है, किसी भी उत्पाद पदार्थ किसको गिनना है, तो वो सारी चीजें अपन 1 से शुरू करते हैं। 0 से तो शुरू करते नहीं है। 1 से शुरू करेंगे तो क्या होगा, वो n से इसको डिनोट करेंगे और ये सारी 1 से शुरू करके अनंत तक जाएगी। और यहाँ पर इससे जोड़ करके, इसमें अगर 1 अपन जोड़ेंगे तो अगली संख्या हमारे सामने आ जाएगी। 1 जोड़ते ही नेक्स्ट संख्या अपने को मिल जाएगी। जैसे उदाहरण के लिए 500 में 1 जोड़ा तो 501, 500 से जस्ट अगली आ गई। यहाँ पर 10 लाख उदाहरण दे रखा है, 10 लाख में 1 जोड़ा तो 10 लाख 1, तो अगली संख्या आ गई है। तो 1 जोड़ते ही उसके जस्ट अगली वाली संख्या अपने को मिल जाएगी। तो ये कुछ फैक्ट यहाँ पर हो गए हैं। कितने अंकों की संख्या, सबसे छोटी संख्या कौन सी रहेगी, सबसे बड़ी संख्या कौन रहेगी, इसको लेकर के भी आपको कन्फ्यूजन नहीं रखना है। 1 अंक की सबसे छोटी संख्या 1 है और सबसे बड़ी संख्या 9 है। 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या 10 है, सबसे बड़ी संख्या 99 है। 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 100 है और सबसे बड़ी 999 है। 4 अंकों की 1000 है और सबसे बड़ी यहाँ पर 9999 है। 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या 10,000 है और सबसे बड़ी 99,999। 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1 लाख है और सबसे बड़ी संख्या 9,99,999। 7 अंकों की सबसे छोटी संख्या 10 लाख और सबसे बड़ी 99,99,999। तो इस तरह से सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या, इनके बारे में भी आपको जानकारी रखनी है। प्रश्न 1 नंबर का ऑप्शनल प्रश्न इस तरह से आ सकते हैं। उसके अलावा आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं। दूसरी संख्या अपने सामने आती है पूर्ण संख्या। प्राकृत संख्या में तो क्या था कि 1 से शुरुआत हो रही थी, गिनती के लिए अपन उसका उपयोग करते हैं। और पूर्ण संख्या का यहाँ पर 0 से अनंत तक की ये संख्या रहती है। इसकी शुरुआत 0 से होती है। वोल नंबर कहते हैं जिसमें सभी प्रकार के नंबर आते हैं, टोटल नंबर्स। तो ये 0 से शुरू होगी और अनंत तक चलेगी और इसको W से डिनोट करते हैं। ये बात ध्यान रखनी है। किन्हीं 2 पूर्ण संख्याओं को जोड़ने पर या गुणा करने पर भी एक पूर्ण संख्या ही प्राप्त होती है। ये बेसिक जानकारियां हैं जो कि आप ध्यान रख सकते हैं, अदरवाइज कोई ज़रूरत है नहीं इनकी। और इसके बाद में यहाँ पर तीसरी संख्या आती है पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या में देखिए, यदि पूर्ण संख्याओं में ऋणात्मक को शामिल कर लिया जाए, पूर्णांक संख्या का मतलब है कि इसमें पॉजिटिव तो रहती है, जिस तरह से पूर्ण संख्या में रही। पूर्णांक तो यहाँ पर माइनस वाली जो नेगेटिव संख्या है, ऋणात्मक संख्याएं हैं, वो भी यहाँ पर रहेंगी। इसका उदाहरण आप देखेंगे तो थोड़ा सा अच्छे प्रकार से समझेंगे। इसको इंटीजर्स नंबर यहाँ पर शो करते हैं, आई से डिनोट करते हैं। और यहाँ पर जो समय रेखा पर यहाँ पर रहता है तो वो ऋणात्मक यहाँ पर है और पॉजिटिव भी यहाँ पर है और 0 भी है। 3 प्रकार की रहती है, धनात्मक पूर्णांक, शून्य और ऋणात्मक पूर्णांक। तो तीनों यहाँ पर हो गई है। उदाहरण आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। तो इस तरह की संख्या अगर आपको दिखती है तो वो क्या है, पूर्णांक संख्या है। इतने सारे समझ में आ गए हैं। और इसके बाद में बात करते हैं, चौथी संख्या आती है सम संख्या। सम संख्या के बारे में 2 से पूर्णतः विभाजित होती है। सम संख्या कहलाती है 2, 4, 6, 8 अनंत तक, इस तरह से A1 नंबर से कहेंगे, ई से डिनोट करेंगे। 2 सम संख्याओं का योगफल व गुणनफल सदैव सम संख्या होती है। ये भी बात आप ध्यान रखिएगा। 0 एक सम संख्या है। 0 का अगर बात आती है तो 0 एक सम संख्या है। इस तरह के प्रश्न ऑप्शनल प्रश्न में ज़्यादा आते हैं, तो ये भी आपको बातें ध्यान रखनी है। यहाँ पर देखिए, सम और विषम संख्याओं का योगफल सदैव विषम संख्या होती है। संख्याओं को जोड़ते समय अगर पहली संख्या अपने पास में सम है और दूसरी संख्या अगर अपने पास में विषम है तो यहाँ पर इनका जोड़ जो है वो सदैव विषम संख्या आएगा। और दूसरा यहाँ पर फैक्ट आपको ध्यान रखना है कि सम और विषम संख्याओं का अगर अपन गुणा करेंगे तो वो सम संख्या प्राप्त होगी। जैसे 2 और 3 का अपने को गुणा करना है तो 6 आ गया, तो यहाँ पर ये सम संख्या प्राप्त होगी। तो ये फैक्ट्स आपको जरूर ध्यान रखने हैं।
इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं विषम संख्या को लेकर के। सम संख्या 2 से विभाजित थी पूर्णतः, और ये 2 से विभाजित नहीं होगी पूर्णतः, विषम संख्या ये कहलाएगी। इसको ओड नंबर्स तो ओ से डिनोट करेंगे और 1 3 5 7 अनंत तक इस तरह से ये विषम संख्या रहेंगी। दो विषम संख्याओं का योगफल सदैव सम संख्या होता है। जैसे 3 और 5 जोड़ेंगे तो 8 होएगा, तो सम संख्या आ गई है यहाँ पर। सदैव सम संख्या होएगी दो विषम संख्याओं का योगफल, और दो विषम संख्याओं का गुणनफल सदैव विषम संख्या होगा। जैसे 3 गुणा 5 अपन करेंगे तो 5 3 15 होगा, तो यहाँ पर क्या होगा, विषम संख्या अपने को प्राप्त होगी। तो ये सम विषम संख्या के बारे में ध्यान रखना है। इसके बाद में अगली संख्या आती है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या का नाम आते ही आपको एक बात यहाँ पर जाननी है, ध्यान रखनी है कि इसको क्या करेंगे, पी बटा क्यू के रूप में व्यक्त करते हैं। बटा वाली संख्या जो भिन्नात्मक संख्या होती है वो यहाँ पर आती है। यहाँ पर आपको एक बात और ध्यान रखनी है कि ये जो परिमेय संख्या है ये धनात्मक परिमेय होती है और ऋणात्मक परिमेय। तो धनात्मक के उदाहरण आप देख लेंगे, या तो ऊपर नीचे दोनों तरफ माइनस है तो भी वो माइनस माइनस कैंसिल होकर के प्लस वाली हो जाएगी, तो ये धनात्मक पूर्णांक रहेगी, धनात्मक परिमेय रहेगी, धनात्मक परिमेय रही। और 2/3 ये भी धनात्मक परिमेय, 2/5 ये भी धनात्मक परिमेय। और ऋणात्मक परिमेय क्या रहेगी, जहाँ पर एक ऊपर नीचे कहीं पर भी माइनस लिखा हुआ आ रहा है, तो ऋणात्मक परिमेय संख्या। और परिमेय संख्या की बात ये ध्यान रखनी है, अपरिमेय संख्या की अपन बात करते हैं जिसको पी बटा क्यू के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते हैं, भिन्नात्मक रूप में नहीं होती है, या मतलब थोड़ा सा उनका मामला अटका हुआ ही रह जाता है। जैसे उदाहरण आप देखेंगे तो समझ में आएगा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं √2, √3, √5, √7, √8, तो इनको अपन बटे में नहीं लिख सकते हैं, इनके पूर्णांक के अनुपात के रूप में व्यक्त इनको नहीं कर सकते होते हैं। और इसके साथ में ही आपको कुछ फैक्ट्स यहाँ पर और ध्यान रखने हैं कि पाई का मान, अगर प्रश्न आता है पाई का मान आपको पूछता है, तो एक तो 22/7 आप बता सकते हैं, और एक आपको पॉइंट्स में यहाँ पर ध्यान रखना है कि 3.1415926 इस तरह से डॉट 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 ये अंत तक चलता रहेगा। और यहाँ पर जो ये मान यहाँ पर शो हो रहा है स्क्रीन पर, ये सारा आपके यही बार बार आगे आता रहता है। इतने सारे मान तो चेंज हो रहे हैं, और इसके बाद वाले जो डॉट 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 हैं तो यहाँ पर सेम यही दोबारा से शुरू हो जा रहा है। यूरल संख्या ई का मान आप ध्यान रखिएगा, 2.71828128484590 इस तरह से डॉट 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 ये चलता रहेगा, यही संख्या यहाँ पर यही मान दोबारा रिपीट होता रहेगा। और गोल्डन अनुपात इस तरह का अगर आपको सिंबल दिख रहा है तो गोल्डन अनुपात है, और ये 1.61803398874989 डॉट 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 इस तरह से ये रहेगा। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, भाज्य संख्याओं के बारे में अपन बात करते हैं, जिनमें भाग जाता हो, विभाज्य हो, किसी भी संख्या से विभाजित हो जाए तो वो भाज्य संख्या कहलाएगी। संयुक्त संख्या, यौगिक संख्या, इनके उदाहरण आपको ध्यान रखने हैं। उदाहरण के लिए 4, 6, 8, 9, 12, 14, 15, 16, तो ये क्या है, भाज्य संख्याएं हैं। कभी भी ये संख्याएं ऋणात्मक नहीं होगी। भाज्य संख्या अगर है तो वो ऋणात्मक नहीं होगी। सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 है। सम भाज्य संख्या 4, 6, 8, 12, 14, 16 आदि हैं। विषम भाज्य संख्या 9, 15, 21, 25, 27 आदि हैं। ये उदाहरण आप ध्यान रखिएगा। सम भाज्य संख्याओं के उदाहरण दीजिए तो आप यहाँ पर दे पाएँ। विषम भाज्य संख्याओं के उदाहरण तो वो आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ये सारी संख्याएं। इसके बाद में अभाज्य संख्याओं की अपन बात करते हैं। यहाँ पर देखिए, एक और स्वयं के अलावा अन्य किसी भी संख्या से पूरी तरह से विभाजित ना हो, ऐसी संख्याओं को अभाज्य संख्या कहते हैं। केवल 2 ही गुणनखंड इनके होते हैं, जैसे 2, 5, 7, 11, 13। यहाँ पर इस तरह से ये संख्याएं जो है जिनमें एक के अलावा या फिर स्वयं के अलावा, इनके अलावा कोई भी भाग नहीं जाता है किसी भी संख्या का। सबसे छोटी अभाज्य संख्या की बात करें तो ये 2 है, और सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 थी। आपने देख लिया है सारी बातें। और इसके बाद में अब हम बात करते हैं सह अभाज्य संख्याओं के बारे में। ऐसी संख्याओं के जोड़े जिनके गुणनखंडों में एक के अतिरिक्त कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड न हो, उन्हें सह अभाज्य संख्या कहते हैं। उदाहरण के लिए 2, 3, 3, 4, 5, 6, 14, 15, तो इनके अलावा कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड इनका नहीं हो सकता है। 2, 3 कम से कम 2 अभाज्य संख्याओं का ऐसा समूह है जिनका HCF 1 हो, तो वो आपको ध्यान रखना है कि एक के अतिरिक्त कोई भी इनके गुणनखंड नहीं होंगे। इसके बाद में वास्तविक संख्याओं के बारे में हम बात करते हैं। वास्तविक संख्याओं में देखिए, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के समूह को सम्मिलित रूप से वास्तविक संख्या के नाम से जाना जाता है। जैसे उदाहरण देंगे तो 7/12, 3/14, 124 इस तरह से ये रियल नंबर्स रहेंगे, और ये वास्तविक संख्या के नाम से इसको जाना जाता है। अब हम बात करते हैं पूर्ण संख्याओं के गुणधर्मों को लेकर के। पहला बिंदु आपको यहाँ पर ध्यान रखना है पूर्ण संख्या या समवर्त संख्या के बारे में, कि पूर्ण संख्या का योग और गुणन के अंतर्गत समवर्त होती है, अर्थात किन्हीं 2 पूर्ण संख्याओं को जोड़ने या गुणा करने पर प्राप्त परिणाम भी एक पूर्ण संख्या ही होता है। उदाहरण के लिए 4, 5, 9 होगा। पूर्ण संख्या में 2 पूर्ण संख्याओं को जोड़ेंगे या गुणा करेंगे तो प्राप्त परिणाम भी एक पूर्ण संख्या ही अपने पास में प्राप्त होगी। ऐसा नहीं है कि पॉइंट्स में चला जाएगा, तो वो नहीं जाएगा, पूर्ण संख्या ही प्राप्त होगी जोड़ने पर या गुणा करने पर।
दूसरा बिंदु, योग का क्रम विनिमय नियम। पूर्ण संख्याएं योग में क्रम विनिमय नियम का पालन करती है, अर्थात कि नहीं दो या दो से अधिक पूर्ण संख्याओं को किसी भी क्रम में जोड़ेंगे तो एक समान उत्तर ही अपने को प्राप्त होएगा, चाहे आगे पीछे से जोड़ ले। चाहे मान लो दो संख्याएं अपन यहाँ पर चार संख्याओं को जोड़ रहे हैं तो इन दोनों को अगर इधर रख करके जोड़ेंगे लेफ्ट साइड में तो भी वही मान आना है, या इनको राइट साइड में रख करके जोड़ेंगे तभी वही मान आना है। जोड़ने पर आप चाहे आगे रख लो या पीछे रख लो, कहीं से भी जोड़ दो तो वो जोड़ने पर एक ही मान आएगा। बट माइनस में यहाँ पर हो रहा है तो माइनस में थोड़ा सा मान चेंज हो सकता है, तो वो आपको ध्यान रखना है। बोर्डमास नियम वगैरह वो सारी चीजें जब रहती है जिसमें गुणा भाग माइनस जोड़ बाकी वो सारी चीजें रहती है तो वहां पर मान डिफरेंट रहता है। बट नॉर्मली अगर अपन जोड़ रहे हैं तीन चार संख्याओं को तो चाहे पहले तीसरी संख्या को जोड़ लें या दूसरी संख्या को बाद में जोड़ दें तो वो कोई फर्क नहीं आएगा, सेम ही अपने पास में आंसर आने वाला है। ये बात रही यहाँ पर क्रम विनिमय नियम की। और गुणन का क्रम विनिमय नियम देखिए, पूर्ण संख्याएं गुणन के क्रम विनिमय नियम का पालन करती है, अर्थात कि नहीं दो या दो से अधिक पूर्ण संख्याओं को किसी भी क्रम में गुणा करेंगे तो एक समान उत्तर ही प्राप्त होगा। जिस तरह से हमने जोड़ किया, मान लो 4 और 3 को यहाँ पर गुणा किया तो 12 आ गए, 3 या 4 को गुणा करेंगे तब भी 12 ही आएंगे। चाहे पहली संख्या को बाद में रख करके गुणा कर दो या बाद वाली संख्या को पहले रख करके गुणा कर दो, मान अपने पास में सेम ही आने वाला है। तो गुणन का क्रम विनिमय नियम भी रहता है पूर्ण संख्या में। योग का साहचर्य नियम, सभी पूर्ण संख्याएं योग में साहचर्य नियम का पालन करती है। जैसे 3 + 4 + 5 करेंगे तभी वही मान आना है, या फिर 4 को इधर बाहर रख करके 5 और 3 को पहले जोड़ देंगे तब भी वही मान आना है। पूर्ण संख्या के युग्मों को जोड़ने पर प्राप्त जो समान मान है वो अपने को प्राप्त मान समान होएगा। गुणन का साहचर्य नियम की बात करते हैं तो सभी पूर्ण संख्याएं गुणन में साहचर्य नियम का पालन करती हुई नजर आती है। तो यहाँ पर आप देखेंगे 2 या 3 को पहले गुणा कर दो या 5 को बाद में कर दो, या 5 और 3 को पहले गुणा कर दो 2 को बाद में गुणा कर दो, सेम ही मान आने वाला है। यहाँ पर अगर अपन बात करें कि 0 से अगर किसी संख्याओं को गुणा कर रहे हैं तो 0 ही आएगा, चाहे आप पहले इनको कर लो या बाद में 0 से करो, या पहले 0 से गुणा करके बाद में इनसे करो तो 0 ही आने वाला है। तो वो आपको ध्यान रखना है कि पूर्ण संख्या के युग्मों को गुणा करने पर गुणनफल समान ही प्राप्त होता है, चाहे आगे पीछे पहली संख्या को बाद में गुणा कर लो या बाद वाली को पहले गुणा कर लो तो मान सेम आने वाले हैं। इसके बाद में छठा यहाँ पर नियम है योग और गुणन का वितरण गुण। बड़े आंकड़ों वाले पूर्ण संख्या के योग और गुणन का प्रयोग करके उसे सरल किया जा सकता है। जैसे 5 × 25 है तो इसे गुणा करने में थोड़ा वक्त लग सकता है, इसे 5 × 20 + 5 इस तरह से कर सकते हैं, और 5 × 20 कर देंगे और 5 × 5 कर देंगे तो 125 इस प्रकार से भी हल इनको कर सकते हैं, टुकड़ों में तोड़ करके भी, तब भी मान अपने को सेम ही प्राप्त होने वाला है। तो ये कुछ फैक्ट्स आपको यहाँ पर ध्यान रखने हैं। इसके बाद में अगला यहाँ पर आता है 7वां बिंदु, योग और गुणन का तत्समक अवयव। योग और गुणन का तत्समक अवयव, तो इसमें देखिए शून्य को पूर्ण संख्या का योज्य तत्समक कहा जाता है। उदाहरण के लिए 0 + 5 करेंगे तो 5 ही आने वाला है, मतलब कि 1 को पूर्ण संख्या का गुणात्मक तत्समक कहा जाता है, और 1 × 25 करेंगे तो वही संख्या अपने पास में आने वाली है। 0 अगर अपन किसी संख्या में जोड़ेंगे तो वही संख्या बाद में आने वाली है, उसके मान में कोई भी परिवर्तन नहीं रहेगा। और गुणन में 1 से अगर किसी भी संख्या को गुणा करेंगे तब कोई भी परिवर्तन नहीं होने वाला है, वही संख्या आने वाली है। तो ये बातें भी आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। अब हम बात करते हैं अभाज्य संख्या के बारे में। अभाज्य संख्याएं देख लीजिए कि आपको संख्याओं का पता रहना चाहिए। अभाज्य संख्या को लेकर के ज़्यादा बार प्रश्न आते हैं कि आपको ऑप्शन दे देंगे 3-4, तो वहाँ पर बताएंगे कि क्या कौन सी अभाज्य संख्या है बताइए, या फिर 1 नंबर का आ जाएगा कि 1 से 10 तक के बीच में अभाज्य संख्या बताइए, 11 से 20 तक के बीच में अभाज्य संख्या बताइए। तो फिर वहाँ पर कन्फ्यूजन नहीं होना है। ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है कि 1 से 10 तक के बीच में 2, 3, 5, 7 ये अभाज्य संख्या है। 11 से 20 तक 11, 13, 17, 19 ये अभाज्य संख्या है। 21 से 30 तक 23 और 29 अभाज्य संख्या है। 31 से 40 तक 31 और 37 यहाँ पर अभाज्य संख्या है। 41 से 50 तक 41, 43 और 47 अभाज्य संख्या है। आगे अपन बढ़ते हैं और यहाँ पर 51 से 60 तक 53, 59 यहाँ पर अभाज्य संख्या है। 61 से 70 के बीच में 61 और 67 यहाँ पर अभाज्य संख्या है। 71 से 80 के बीच में 71, 73 और 79 यहाँ पर 3 अभाज्य संख्याएं आपको ध्यान रखनी है। 81 से 90 तक 83 और 89 है, और 91 से 100 तक यहाँ पर 97 एक संख्या जो अभाज्य संख्या है। तो ये संख्याएं आपको 100 तक के बीच में ध्यान रखनी है, कौन कौन सी अभाज्य संख्या है, इसको लेकर के प्रश्न ज़्यादा बार आते हैं। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं पूर्णांक संख्या के गुणधर्मों को लेकर के। यहाँ पर देखिए पहला बिंदु, पूर्णांक संख्याओं के योग और व्यकलन के अंतर्गत संवर्त जो गुण है उनमें पहला गुण आता है योग के अंतर्गत संवर्त गुण। यहाँ पर देखिए जब 2 या 2 से अधिक पूर्णांक संख्याओं को जोड़ा जाता है तो हमें एक पूर्णांक संख्या ही प्राप्त होती है। जैसे -3 + -2 करेंगे तो यहाँ पर -5 जो कि पूर्णांक है वो अपने को प्राप्त होगा। 2 + -5 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर -3 पूर्णांक संख्या अपने को प्राप्त होगी। तो 2 या 2 से अधिक पूर्णांक संख्याओं को जोड़ा जाता है तो हमें एक पूर्णांक संख्या ही प्राप्त होती है। व्यकलन के अंतर्गत संवर्त गुण, यहाँ पर देखिए
जब दो या दो से अधिक पूर्णांक संख्याओं को घटाया जाता है तो भी हमें पूर्णांक संख्या ही प्राप्त होती है। जैसे -2 माइनस यहाँ पर करेंगे -5 से तो प्लस का 3 अपने पास में पूर्णांक आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, ये बात आप जानते हैं। माइनस माइनस प्लस हो जाता है, प्लस माइनस माइनस, माइनस प्लस माइनस और प्लस 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 रहता है। तो ये नॉर्मली आप जानते हैं, कोई दिक्कत समस्या नहीं होनी चाहिए इनमें। 2 माइनस माइनस 2 करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा और प्लस का 4 आ जाएगा, पूर्णांक अपने पास में आएगा। पूर्णांक संख्या हमने बात कर ली है कि माइनस वाली भी रहती है इसमें और जीरो भी रहता है और प्लस वाली संख्या भी रहती है पूर्णांक संख्या में, तो कोई डाउट समस्या आपको नहीं होनी चाहिए। इसके बाद में अगला दूसरा बिंदु यहाँ पर आता है पूर्णांकों के योग के अंतर्गत क्रम विनिमय गुण। दो या दो से अधिक पूर्णांक जो संख्या है इनको किसी भी क्रम में जोड़ने पर एक समान उत्तर ही प्राप्त होता है। जैसे a प्लस बी करें या b प्लस ए करें तो मान सेम आने वाला है। जैसे -3 प्लस -2 करेंगे तो यहाँ पर -5 आएगा और -2 प्लस -3 करेंगे तब भी माइनस यहाँ पर 5 ही आने वाला है, तो LHS बराबर RHS रहेगा। तो यहाँ पर ये बात रही। इसके बाद में नोट देकर के एक बात यहाँ पर मेंशन करी गई है कि क्रम विनिमय का गुण व्यकलन के अंतर्गत नहीं आता है। जैसे -5 -3 यहाँ पर करेंगे तो ये नोट इज इक्वल टू -3 माइनस 5। यहाँ पर देखिए माइनस माइनस ये वाला प्लस हो जाएगा और माइनस माइनस ये वाला प्लस हो जाएगा। अब -5 प्लस 3 करेंगे तो माइनस का 2 अपने को मिलेगा और -3 प्लस 5 करेंगे तो प्लस का 2 मिलेगा। तो ऐसी संख्या अगर अपने पास में जो यहाँ पर विकलन है वो अंतर्गत मान इनका बराबर नहीं होएगा, अगर क्रम विनिमय गुण का पालन नहीं कर रही है। सबसे पहले छोटी संख्या आएगी, फिर उसके बाद में बड़ी संख्या आएगी, तो वो सारा अगर चीज़ें ठीक नहीं है तो फिर वहाँ पर मान में फ़र्क आ सकता है। LHS नोट इज इक्वल टू यहाँ पर RHS आ सकता है। तो ये आपको उदाहरण ध्यान रखने हैं। इसके बाद में तीसरा यहाँ पर बिंदु है साहचर्य का गुण। इसमें देखिए a प्लस बी प्लस सी और बराबर यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी, यहाँ पर कोष्टक में b प्लस सी है और यहाँ पर a प्लस बी है, तो ये अपने पास में LHS बराबर RHS रहेगा। चाहे पहले कोई सी भी संख्या, दो संख्या को जोड़ लो और फिर तीसरी संख्या जोड़ दो, या पहले दूसरी तीसरी को जोड़ करके फिर पहली संख्या जोड़ दो, तो मान सेम आने वाला है। जैसे उदाहरण देखिए -15 प्लस 75, इनको जोड़ने के बाद में +25 जोड़ना है तीसरी संख्या, और या फिर -15 को पहले रख करके 75 और 25 को जोड़ने के बाद में इसको जोड़ दो, तब मान जो है 85 इधर सेम आने वाला है। LHS बराबर RHS रहने वाला है। पूर्णांक जो संख्याएं हैं वो योग में साहचर्य गुण का पालन करती हैं, ये बात हो गया है। चौथा बिंदु देखिए योज्य तत्समक। शून्य के साथ में किसी भी पूर्णांक को जोड़ने पर हमें वही पूर्णांक प्राप्त हो जाता है, कोई भी परिवर्तन नहीं देखने को मिलता है, अतः शून्य योज्य तत्समक है, ये बात हो गई है। पांचवा बिंदु आता है गुणन के अंतर्गत संवर्त गुण। गुणन के अंतर्गत संवर्त गुण में देखिए जब दो या दो से अधिक पूर्णांक को गुणा किया जाता है तो हल भी हमें पूर्णांक ही प्राप्त होता है। -3 गुणा -25 करेंगे तो 75 अपने पास में पूर्णांक प्राप्त होगा। 20 गुणा -3 करेंगे तो -60 अपने पास में पूर्णांक ही प्राप्त होगा। तो दो या दो से अधिक जो पूर्णांक हैं इनको गुणा करेंगे अपन तो भी अपने पास में पूर्णांक ही प्राप्त होगा। छठा बिंदु देखिए गुणन की क्रम विनिमयता का गुण। दो या दो से अधिक पूर्णांक संख्याओं को किसी भी क्रम में गुणा करेंगे तो एक समान उत्तर ही अपने पास में आएगा। जैसे 20 गुणा -3 करेंगे या फिर -3 गुणा 20 करेंगे, दूसरी संख्या को पहले रख लो या पहले वाली संख्या को बाद में रख लो, मान अपने पास में LHS बराबर RHS सेम आने वाला है, -60 इस तरह से। ये उदाहरण भी आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में गुणन का साहचर्य गुण। आप यहाँ पर देखिए पूर्णांक संख्याएं गुणन में साहचर्य गुण का पालन करती है। उदाहरण की बात करते हैं तो उदाहरण देखिए -5 गुणा -5, -5 गुणा -5 हो गया है और फिर 4 के बाद में गुणा करते हैं, या फिर -5 यहाँ पर -5 और 4 को पहले गुणा करके -5 बाद में गुणा कर देंगे, तब भी कोई फर्क नहीं आएगा। गुणा में यहाँ पर साहचर्य नियम का पालन होता है और LHS बराबर RHS रहेगा। उदाहरण आप स्क्रीन पर देख रहे हैं और आप अपने अकॉर्डिंग अलग अलग उदाहरण ट्राई कर सकते हैं। इसके बाद में बात करते हैं आठवां बिंदु देखिए योग और गुणन का वितरण गुण की बात करते हैं। तो बड़े आंकड़ों वाले पूर्णांक संख्याओं के योग और गुणन को वितरण गुण द्वारा सरल किया जा सकता है। उदाहरण के लिए देखिए -2 गुणा 4 प्लस में 4 गुणा -2 या बराबर में रखेंगे 4 गुणा -2 प्लस -2, तो ये सेम रहने वाला है। इसी को यहाँ पर सरल रूप करके ये रख दिया है, तो LHS बराबर RHS रहेगा। सेम मान अपने पास में आने वाला है। उदाहरण को आप और बारीकी से समझ सकते हैं। जैसे -2 गुणा -4 को पहले अपन यहाँ पर गुणा करेंगे तो -8 अपने पास में आ गया है, और 4 गुणा -2 करेंगे तो ये भी -8 आ गया है। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और -8 और -8 -16 हो जाएगा।
माइनस माइनस वाली संख्याएं जुड़ करके बड़ी संख्या हो जाती है। अगर यहाँ पर -8 + 8 होता तो 0 हो जाता, तो माइनस माइनस हो रही तो संख्या को जोड़ देंगे। यहाँ पर RHS की बात करें तो 4 गुणा -2 प्लस -2 हो रहा है, तो इनको गुणा करेंगे तो पहले क्या करेंगे अपन, इनको जोड़ेंगे। -2 और -2, यहाँ पर -2 -2 माइनस का 4 हो गया है, और 4 को 4 से गुणा करेंगे तो माइनस का 16 आ जाएगा। यहाँ पर आप देख रहे हैं LHS बराबर RHS सरल तरीके से हो रहा है, तो ये भी साहचर्य गुण का पालन होता है। इसके बाद में गुणात्मक तत्समक की बात करते हैं तो पूर्ण संख्याओं की भांति पूर्णांकों का भी गुणन तत्समक 1 रहता है। उदाहरण के लिए देखिए, -4 गुणा 1 करेंगे तो -4 ही अपने पास में आता है, तो गुणन तत्समक 1 रहता है। पूर्णांकों का भी कोई भी मान में परिवर्तन देखने को नहीं मिलता। इसके बाद में 10वां बिंदु देखिए, पूर्णांकों के विभाजन का गुण। पूर्णांकों के विभाजन के गुण में देखिए, किसी भी पूर्णांक को 1 से भाग देने पर हमें वह पूर्णांक संख्या ही प्राप्त हो जाती है। पूर्णांकों को 1 से जोड़ेंगे या गुणा करेंगे या भाग देंगे पर हमें पूर्णांक संख्या ही प्राप्त होगी, तो ये भी साहचर्य रहता है। 1 से भाग देने पर ये भी विभाजन का गुण भी इसमें पालन होता है। ये सारे बिंदु यहाँ पर हो गए हैं। इसके बाद में परिमेय संख्याओं को लेकर के, परिमेय संख्या के गुणधर्मों को लेकर के बात करते हैं, तो यहाँ पर देखिए पहला बिंदु आता है योग के अंतर्गत संवर्त गुण। जब 2 या 2 से अधिक परिमेय संख्याओं को जोड़ा जाता है तो एक परिमेय संख्या प्राप्त होती है। उदाहरण के लिए a बराबर 2/3 है, b बराबर 4/3 है। a प्लस b करेंगे तो अपने को परिमेय संख्या प्राप्त होगी। जैसे 2/3 और 4/3 जोड़ेंगे तो 4 और 2 ऊपर वाली संख्या जुड़ जाएगी, नीचे वाली सेम रहेगी, तो 6/3 हो जाएगा, और 3 यहाँ पर परिमेय संख्या अपने को मिल गई है। तो ये सारी बात आपको ध्यान रखनी है। पहला बिंदु हो गया इधर। दूसरा बिंदु देखिए, व्यकलन के अंतर्गत संवर्त गुण का भी यहाँ पर नियम रहता है। इसमें देखिए, जब 2 या 2 से अधिक परिमेय संख्याओं को घटाया जाता है तब भी परिमेय संख्या ही अपने को मिलेगी। जैसे a बराबर 7/8 है, b बराबर -2/5 है। a माइनस b करेंगे तो 7/8 माइनस 2/5 होगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये जुड़ जाएगी यहाँ पर, और 51/40 यहाँ पर परिमेय संख्या ही अपने को मिल रही है। तो इस नियम का भी पालन होता है। व्यकलन यानी कि घटाव का जो नियम है इसकी भी पालना हो रही है। इसके बाद में गुणन के नियम की बात करते हैं। गुणन के अंतर्गत संवर्त गुण। यहाँ पर देखिए, जब 2 या 2 से अधिक परिमेय संख्याओं को गुणा किया जाता है तो परिमेय संख्या ही अपने को मिलती है। उदाहरण के लिए, और इसको गुणा करेंगे b बराबर -2/3 से, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा पहली बात तो, और इसको गुणा करेंगे तो यहाँ पर 10/21 आएगा। आप क्रॉस गुणा यहाँ पर करके देख लीजिएगा। परिमेय संख्या यहाँ पर आ रहा है 5 × 10 हो जाएगा, ऊपर वाली ऊपर से गुणा, नीचे वाली नीचे से गुणा, 7 × 21 हो गई है, तो 10/21 यहाँ पर आ गई है परिमेय संख्या। और इसके बाद में चौथा नंबर यहाँ पर आता है योग के अंतर्गत क्रम विनिमय गुण का। उदाहरण के लिए देखिए, a प्लस b है तो यह बराबर b प्लस रहेगा, चाहे पहली वाली संख्या को बाद में जोड़ दो या बाद वाली को पहले रख करके जोड़ दो, तो मान सेम आने वाला है। LHS बराबर RHS रहने वाला है। उदाहरण देखिए, a बराबर 4/3 है, b बराबर 8/3 है, -8/3 है। यहाँ पर देखिए, a बराबर क्या है 4/3 और b है माइनस का 8/3। इनको जोड़ेंगे, पहले LHS को जोड़ते हैं, a प्लस b के अंतर्गत जोड़ते हैं तो 4/3 माइनस 8/3 आएगा, तो 4 और 8 से घटेगा तो माइनस का 4/3 इधर आ जाएगा। LHS की बात रही। अब b को पहले रख करके जोड़ते हैं तो -8 को पहले रख करके फिर 4/3 रखते हैं, तब भी वही माइनस का 4/3 आने वाला है, तो LHS बराबर RHS हो गया है। तो ये भी पालना यहाँ पर इस नियम की हो रही है। पांचवा नियम आता है गुणन के अंतर्गत क्रम विनिमय गुण। 2 परिमेय संख्याओं को किसी भी क्रम में गुणा करने पर एक समान उत्तर प्राप्त होता है। उदाहरण के लिए, a गुणा b, b गुणा a। a बराबर क्या रहेगा -5/9, b बराबर -3/5। LHS बराबर -5/3 -3/5 और 15/45 यहाँ पर हो रहा है, 1/3 यहाँ पर हो रहा है। RHS को रखें तो यहाँ पर -3 को अगर अपन पहले रख करके गुणा करते हैं, बाद में 1 को रखते हैं, तब भी अपने पास में मान सेम आने वाला है, कोई यहाँ पर डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। LHS बराबर RHS होने वाला है। इस नियम की पालना भी हो रही है। छठा यहाँ पर बिंदु आता है योग के अंतर्गत साहचर्यता का गुण। साहचर्यता के गुण में देखिए कि आप चाहे a और b को पहले जोड़ लें फिर c जोड़ दें, या फिर a को साइड में रख करके पहले b और c को जोड़ करके बाद में a को जोड़ें, तब भी कोई फर्क नहीं आएगा। LHS बराबर RHS रहेगा। उदाहरण आप लेकर के देख लीजिएगा। -5/9 हमने a लिया है, b लिया है -3/2, c लिया है 5/8। इनको जोड़ेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, और a और b को जोड़ते हैं LHS में। a और b को जोड़ने के बाद में फिर c जोड़ेंगे, तो अपने पास में यहाँ पर मान आ रहा है -103/72। और दूसरी ओर अगर b और c को पहले जोड़ करके बाद में a को जोड़ा जाता है, तब भी वही मान आने वाला है, कोई भी फर्क नहीं रहेगा। LHS बराबर RHS ही रहने वाला है। उदाहरण आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, और अच्छी प्रकार से इस कैलकुलेशन को आप समझ लीजिएगा वीडियो को पॉज करके। इसके बाद में अपन बात करते हैं। 7वां गुण आता है गुणन के अंतर्गत साहचर्यता का गुण। a गुणा b करेंगे और बाद में c से गुणा करेंगे, या फिर
बी और सी को पहले गुणा करके बाद में ए से गुणा करेंगे तब मान अपने को इक्वल आने वाला है, सेम प्राप्त होने वाला है, कोई भी फर्क नहीं रहेगा। LHS बराबर RHS यहाँ पर होने वाला है। हमने उदाहरण के लिए यहाँ पर -3/11 ए लिया है, बी लिया है 2/3 और सी लिया है 5/2। उदाहरण को यहाँ पर LHS को पहले गुणा करते हैं। यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले ए और बी को गुणा करेंगे और फिर बाद में देन उसके बाद में सी से गुणा कर देंगे, तो मान अपने पास में -30/66 आने वाला है। दूसरी ओर RHS को लेते हैं। RHS में अपने को क्या करना है, सबसे पहले बी और सी को गुणा करना है और फिर उसके बाद में देन आपको ए से गुणा करना है, तब भी मान 30/66 यहाँ पर सेम ही आने वाला है, तो कोई दिक्कत समस्या नहीं रहेगी। यहाँ पर LHS बराबर RHS हो रहा है, इस नियम का पालन भी हो रहा है। इसके बाद में अगला टॉपिक है एल्गोरिदम। एल्गोरिदम के बारे में देखिए, 1 नंबर का प्रश्न ये भी आ सकता है। किसी समस्या को चरणबद्ध तरीके से हल करने को एल्गोरिदम कहते हैं। एक विशिष्ट समस्या को हल करने के लिए कई एल्गोरिदम हो सकते हैं। उदाहरण के लिए जोड़ करते समय संख्याओं के लिए रेखाएं खींचेंगे, फिर हम उन सभी को गिनने की तकनीक जो कुछ बच्चे आज भी छोटी कक्षाओं में इस्तेमाल करते हैं, एक एल्गोरिदम है कि एक क्रमबद्ध तरीके से, जैसे अपने को मान लो गुणा करना है तो वो खड़ी डंडी खींच करके ऐसे एल्गोरिदम उनकी टेक्निक से करते हैं, तो वो एक लेवल यहाँ पर स्टेप टू स्टेप काम करते हैं, एल्गोरिदम उसे कहेंगे। तो ये कुछ बात यहाँ पर इसके लिए ध्यान रखनी है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं ऋणात्मक संख्याओं को लेकर के। कुछ परिस्थितियों में हमें शून्य से बाईं ओर जाना होता है, कुछ उदाहरणों में हमें शून्य से भी छोटी संख्या की आवश्यकता होती है, जैसा कि हमने पूर्णांक संख्याओं में बात करी थी। इन संख्याओं को हम -1, -2, -3, 4, 5 इस तरह से ये संख्याएं ऋणात्मक संख्याएं कहलाती है। ऋणात्मक संख्याओं के बारे में आपको बेसिक जानकारी रखनी है। इसके बाद में अनंत की अवधारणा जो आती है, अपन जब बात कर रहे थे संख्याओं को लेकर के, जैसे 0 से संख्याएं शुरू हो रही है, 1, 2, 3, 4, 5 अनंत तक जा रही है, डॉट 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 हमने बात करी, तो वो अनंत की अवधारणा क्या है। तो शाब्दिक अर्थ में देखा जाए तो अनंत का जो अर्थ है वो होता है कि जिसका कोई अंत ना हो, अर्थ ना हो, जिसका प्रतीक चिन्ह क्या है, इन्फिनिटी का चिन्ह आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। अनंत शब्द का अंग्रेजी पर्याय इन्फिनिटी है। लैटिन भाषा में इसे अन और फिनिश, यहाँ पर अंत की संधि दी गई है, जिसका अंत ना हो, अनफिनिश्ड आप इसे कह सकते हैं। ये तो सारी बात रही संख्याओं को लेकर के। अगला यहाँ पर अपने पास में वर्गमूल और घनमूल का भी टॉपिक इसी यूनिट में आपको देखने को मिलता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले बात करते हैं वर्गमूल को लेकर के। वर्गमूल में देखिए, किसी संख्या को उसी संख्या से गुणा अपन करेंगे तो एक गुणनफल अपने को मिलेगा। वह गुणनफल संख्या का वर्ग अथवा स्वयं संख्या गुणनफल का वर्गमूल कहलाता है। वर्गमूल का जो चिन्ह है वो अंडर रूट, इस तरह से आप देखिए 3 गुणा 3 करेंगे तो 9 आता है, 3 का वर्ग 9 और 9 का वर्गमूल 3 है। वर्ग तो क्या हो गया 9, मल्टीप्लाई उसी सेम संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे तो वर्ग मिल जाएगा। और वर्गमूल की बात करेंगे तो जो मल्टीप्लाई करी हुई संख्या है उसको 3 उधर से घटाएंगे उसका, तो वो यहाँ पर 3 अपने पास में आ जाएगा। तो ये उदाहरण आप ध्यान रखिएगा। वर्गमूल निकालने की 2 विधियां हैं, 2 विधियों के बारे में ध्यान रखना, एक तो गुणनखंड के द्वारा और एक भाग की क्रिया द्वारा, एक भाग विधि और एक गुणनखंड विधि। तो 2 विधियां हैं वर्गमूल निकालने की। आप लोग कमेंट करेंगे तो इनको लेकर के अपन अलग अलग वीडियोज में डिस्कशन कर लेंगे कि कौन कौन सी 2 विधियां हैं और वैकेंसी एग्जाम्स में इस टॉपिक को लेकर के किस प्रकार के प्रश्न आते हैं। तो आप कमेंट करना, बताना, अगर डाउट रहता है तो अपन अगले नेक्स्ट वीडियो में उसके ऊपर डिटेल में अलग से सेपरेट वीडियोस का बना देंगे, कोई दिक्कत समस्या नहीं रहेगी। इसके बाद में बात करते हैं घनमूल को लेकर के। किसी संख्या को उसी संख्या से 2 बार गुणा करेंगे तो गुणनफल प्राप्त होगा, तो घनमूल रहेगा। नहीं, सॉरी, यहाँ पर आपको एक मिस्टेक करेक्शन करना है, 3 बार गुणा करना होगा यहाँ पर आपको, घनमूल में 3 बार और वर्गमूल में 2 बार। ये बेसिक जानकारी आप रखना, थोड़ी सी मिस्टेक मिसप्रिंट यहाँ पर हुआ है। 3 बार गुणा करना है अपने को, गुणनफल का संख्या का जो घन है वो प्राप्त हो जाएगा और स्वयं जो संख्या है वो क्या है, घनमूल कहलाएगी। घनमूल का जो चिन्ह है वो 3 अंडर रूट, इस तरह से ये चिन्ह आप ध्यान रखिएगा। जैसे 3 गुणा 3 गुणा 3 करेंगे तो 27 अपने पास में ये आ गया है। 3 का घन क्या हो गया अपने पास में 27, और इधर दूसरी ओर 27 के घनमूल की अगर अपन बात करें तो ये 3 अपने पास में आ गया है। ये घनमूल और वर्गमूल के बारे में बेसिक जानकारी आपको यहाँ पर रखनी है। और आपका कमेंट ज़्यादा रहेंगे तो फिर अपन इनके ऊपर सेपरेट वीडियो में अलग बात कर लेंगे। संख्याओं को लेकर के कि वैकेंसी किस प्रकार की, वैकेंसी में किस प्रकार के प्रश्न आते हैं संख्याओं को लेकर के, वर्गमूल घनमूल के प्रश्न किस प्रकार के आते हैं वैकेंसियों में, तो वो आप कमेंट करके बता देना। अपन अलग सेपरेट वीडियो उनका बना देंगे कि रीट में किस प्रकार के प्रश्न इन टॉपिक्स से आने वाले हैं, तो वो अपन आगे देख लेंगे। इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। हमने यूनिट 2 के सारे महत्वपूर्ण टॉपिक्स को, सारे महत्वपूर्ण बिंदुओं को डिस्कशन कर लिया है। आई होप आपको ठीक तरीके से सारे बिंदु समझ में आ गए हैं। हर एक टॉपिक को मैंने डिटेल में कम से कम समय में समझाने की कोशिश करी है और आप यहाँ पर देख रहे हैं कि 30 मिनट के लगभग टाइम में ही हमने कंप्लीट सेकेंड यूनिट कवर कर लिया है, जो कि आपके लिए एक अच्छी बात है कि बहुत कम समय में आप अगर बुक खोल करके देखेंगे तो काफ़ी बड़ा यूनिट है। आप
जितने टाइम में पूरा सिलेबस आपको मैं कवर करवा देने वाला हूँ उतने टाइम में तो सिर्फ आपका सेकंड यूनिट ही डाल रखा है, काफ़ी सारा लंबा बड़ा यूनिट है। तो आपको ध्यान रखना है कि इन सब बातों को जरूर से समझिएगा। कोई डाउट समस्या रहे तो कमेंट करके आप बता देना, और वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना, और इस पेपर के गणित पेपर के बाकी सभी यूनिट्स को एक साथ देखने के लिए प्लेलिस्ट ऑप्शन पर आपको जाना है। वहाँ से आप यूनिट वाइज वीडियोज़ देख करके अपनी एग्जाम तैयारी अच्छी कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।